हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्यानीर क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए सफलता बैच लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हमारे जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 रहेगा। ठीक है, लेकिन देखो बेटा, आज मैं टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सी बात डिस्कस करवाना चाहती हूँ सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो देखो, आपका जो जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन रहेगा, अभी तक तो ऑफिशियली कोई भी सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ है। ठीक है, बट द मोस्ट एक्सपेक्टेड सिलेबस, ठीक है, जो कि हर बार रहता है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कस करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जब भी ऑफिशियली सिलेबस कल को अनाउंस होगा, ठीक है, तो आपके साथ सिलेबस अच्छे से एक बार फिर से डिस्कस करवा दिया जाएगा। ठीक है, 99% जो मैं आज डिस्कस करवाने जा रही हूँ आपके सिलेबस में यही चीजें रहेंगी। ठीक है, जो मैं आज सिलेबस लिखवाऊंगी तुम्हें, ठीक है, जो टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी, ये ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, जेकेपी में ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं सिलेबस में। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं सिलेबस में कि यहां मैंने लिखवाए लेकिन सिलेबस में नहीं आ रहे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि जो टॉपिक आपको उधर हो सिलेबस में वो आपके साथ यहाँ डिस्कस ना करवाया जाए। ठीक है, हाँ, तो देखो, आपका जो सिलेबस रहेगा, सबसे पहले बेटा सिलेबस में क्या रहता है आपके पास, सबसे पहला टॉपिक रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अगर मैं बात करूं तो तुम किन किन चीजों को डिस्कस करते हो? आप डिस्कस करते हो भाई वहां पे ब्लड के बारे में। ठीक है, तुम वहां जानते हो ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, वहां पे तुम्हें बताया जाता है हार्ट के बारे में। ठीक है, ये कुछ हमारे कंपोनेंट्स हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं डिस्कशन करूं तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या रहता है, न्यूट्रिशन का, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन की टाइप्स। ओके बेटा, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास और क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो और क्या बताया जाता है आपके सिलेबस में, आपके पास है इकोसिस्टम। ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आपका सेल। ठीक है, और सेल में आपके पास इंपॉर्टेंट क्या चीज रहती है, आपने सेल के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, सेल के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्वेश्चन बनते हैं वो आती है सेल की डिस्कवरीज। ठीक है, कि सेल में अगर न्यूक्लियस है तो उसको किसने डिस्कवर करा है, सेल को किसने डिस्कवर करा है, लिविंग सेल को, डेड सेल को। ठीक है, ये सब क्वेश्चन यहां से बनते हैं। नेक्स्ट तुम्हारे पास और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, वाइटामिन्स। ठीक है, वाइटामिन के बाद अगर मैं बात करूं आपके पास और क्या चीज से, कहा किस पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें आ सकता है कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तुम्हारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, और तुम्हारे पास रहते हैं इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारे पास रहता है मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, इसके बाद और बात करी जाए अगर, ठीक है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इकोसिस्टम हो गया,
एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सेल, वाइटामिन्स, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा यूनिट, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। इसके बाद तुम्हारे पास बनता है एक इंपॉर्टेंट सी चीज, ठीक है, मैं यहीं पे डिस्कस करवा देती हूं, नेम ऑफ स्टडीज, ठीक है। अब ये नेम ऑफ स्टडी क्या है, जैसे कि जो स्टडी ऑफ ब्लड है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट तुम्हारे पास आता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है, जो कि हम इस बैच में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूं, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा, ठीक है, उस टाइम पर्टिकुलर आपको एक बार फिर से डिस्कशन करवा दी जाएगी सिलेबस की, ठीक है। बट ये जो मैंने टॉपिक्स अभी आपको मेंशन करवाए, ठीक है, इन टॉपिक्स से ही मैक्सिमम सिलेबस होगा आपका, ठीक है। 99% आपका सिलेबस यही रहेगा, ठीक है। अगेन एक और बात सुन लो, कुछ बच्चों का ये डाउट था कि बेसिक, ठीक है, तो बच्चा बेसिक क्या होता है, ध्यान से सुन लो। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने नंबर 1 पे सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा है, ठीक है, तो मुझे पहले दिन इसी पे लेक्चर देना है, ठीक है। दूसरे दिन अगर मैंने दूसरा टॉपिक न्यूट्रिशन रखा है यहाँ पे, तो मुझे नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ाना है सर्कुलेटरी के बाद न्यूट्रिशन ही पढ़ाना है, ठीक है। बेसिक का मीनिंग क्या रहता है कि अगर हम कोई भी सिस्टम उठा रहे हैं, ठीक है, हम अगर सर्कुलेटरी सिस्टम को उठा के पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम बेसिक से चीजें शुरू करें, ठीक है। उसके अंदर हम जाके समझें कि सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, उसके अंदर बेसिक, बहुत बेसिक जाके समझे कि ब्लड क्या है, ब्लड किन किन चीजों से मिलके बना है, जैसे कि आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपने लास्ट 2 लेक्चर्स में देखा होगा, ठीक है। तो आप सिलेबस की टेंशन मत लो, ठीक है, फिर भी कुछ होगा तो आपके साथ डिस्कस करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पे, आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो बेटा जो आज का आपका टॉपिक है, वो टॉपिक क्या था, सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ब्लड के बारे में डिस्कशन करवाई थी और थोड़ा सा बेस बता दिया था कि आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम क्या चीज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ब्लड के बारे में डिस्कशन करी थी, ठीक है। और सेकेंड लेक्चर में हमने अपने लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड के बारे में जाना था, प्लाज्मा के बारे में स्टडी करी थी, ठीक है। आज हमारा था लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम क्या देखेंगे, अपने सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है। ठीक है, अगर मैं सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करूं तो मैंने कल लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि सॉलिड कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, सेल्स, ठीक है, कि ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल तुम्हारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो मेनली ब्लड के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, तुम्हारे आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, तुम्हारे प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले इनको स्टार्ट करवाने से पहले एक बेसिक सा एक कंपैरिजन देख लो, ठीक है। कंपैरिजन कैसा है कि बच्चा अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं, ठीक है, अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं कि सबसे ज्यादा कौन सा सेल पाया जाता है, ठीक है, आरबीसी सबसे ज्यादा, डब्ल्यूबीसी या फिर प्लेटलेट्स, ठीक है। तो सुन लो, आपके पास ये जो आपके आरबीसीज होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी वाइज बात करें तो ब्लड में सबसे ज्यादा कौन सा सेल पाया जाता है, आरबीसी, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स, ठीक है, और सबसे कम क्वांटिटी में क्या पाया जाता है, तुम्हारे डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, ओके। ये मिलियंस में रहते हैं, ये लैक्स में रहते हैं, और डब्ल्यूबीसी सिर्फ कुछ थाउजेंड्स में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं साइज की बात करूं, ठीक है, तो साइज में सबसे बड़ा साइज किस सेल का होता है, तो भाई साइज में सबसे बड़ा होता है तुम्हारा डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और सबसे छोटा सेल कौन सा है ब्लड का, तो ब्लड का सबसे छोटा सेल है तुम्हारे पास प्लेटलेट्स, ठीक है।
इतनी चीज समझ आई आपको? ठीक है, कि आपके पास अगर हम साइज वाइज बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, उससे छोटा आरबीसी का, और सबसे छोटे छोटे साइज किसके होते हैं? तुम्हारे प्लेटलेट्स के होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी क्या करते हैं, इन सेल्स को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम बात करते हैं हमारे आरबीसी के बारे में। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आरबीसी की बात करूं कि आरबीसी होते क्या हैं, तो आरबीसी को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। क्या बोला जाता है? रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है, और बहुत सारी जगह पे तुमने ये भी देखा होगा, इनको क्या बोला जाता है भाई? सेल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तुमने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में बुक्स में दिखा होगा रेड ब्लड सेल्स, है ना? तो मैम ये जो आपने कार्पसल्स लिखवाया, ये क्या चीज है, ये किस बेसिस पे है ना? तो सबसे पहले समझ लो, ये जो आरबीसी होते हैं तुम्हारे रेड ब्लड कार्पसल्स, इनको कार्पसल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बॉडी के ऐसे सेल्स होते हैं जिन सेल्स के अंदर, ठीक है, ये हमारी बॉडी में पाए जाने वाले ऐसे सेल्स हैं जिन सेल्स के अंदर ना ही तुम्हारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और ना ही तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, तो क्या रहता है इसमें? तुम्हारा न्यूक्लियस और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या रहता है बेटा? एब्सेंट रहता है। ठीक है, इसी वजह से हम आरबीसी को क्या बोलते हैं? कार्पसल्स। क्या बोला जाता है इनको? कार्पसल्स। समझ आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले बात करेंगे इन आरबीसीज का क्या कोई बायोलॉजिकल नेम है? क्या इनका कोई और दूसरा नाम भी है? तो हाँ, इनका बायोलॉजिकल नेम होता है इरिथ्रोसाइट्स। क्या बोला जाता है आरबीसी को? इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी की, ठीक है, तो ये जो आपके पास आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है, इनका बायोलॉजिकल नेम एरिथ्रोसाइट्स रहेगा। अगर हम बात करें कि एक एडल्ट मेल या फीमेल में कितने पाए जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, आपके पास अगर मैं एक एडल्ट मेल की बात करूं, ठीक है, तो एक एडल्ट मेल में 5 to 5.5 मिलियन पर 100 ml। ठीक है, कि अगर मैं किसी भी एडल्ट मेल का 100 ml ब्लड लूं, ठीक है, तो उस 100 ml ब्लड में आपके पास कितने आरबीसीज पाए जाएंगे? 5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, वहीं अगर मैं एक एडल्ट फीमेल की बात करूं, ठीक है, किसकी बात करूं? एडल्ट फीमेल की बात करूं, ठीक है, तो बेटा एक एडल्ट फीमेल में कितने आरबीसीज पाए जाते हैं? ठीक है, उनमें पाए जाते हैं 4.5 to 5 मिलियन पर 100 ml। ठीक है, कि अगर मैंने एक एडल्ट फीमेल का ब्लड लिया, कितना ब्लड? 100 ml ब्लड, ठीक है, तो उस 100 ml ब्लड में कितने आरबीसीज होंगे? 4.5 to 5 मिलियन आरबीसीज। ठीक है, समझ आई यहां तक? और अगर कभी एवरेज पूछ लें, ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैंने तुम्हें डिस्कस करवाया था, एवरेज पूछ लें ह्यूमन बॉडी में कितने आपके आरबीसीज हैं, तब तुम कॉमन सी बात करते हो। ठीक है, तो कॉमन सी बात क्या है? जो यहां पे तुम्हें 5 मिलियन दिख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे तुम्हें 5 मिलियन दिख रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन अगर पूछेंगे, एवरेज में पूछेंगे, तो तुम क्या बोलोगे कि इन एवरेज ह्यूमन बॉडी में कितने आरबीसीज होते हैं? 5 मिलियन। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें आरबीसीज के बारे में, तो ये जो आरबीसीज होते हैं, ठीक है, क्या रहता है इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। ठीक है, तभी तो इनका नाम क्या पड़ा है? रेड ब्लड कार्पसल्स। ठीक है,
किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, आरबीसी का कलर क्या है? रेड है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताई थी, है ना, कि हमारा जो ब्लड होता है ना, कलेक्टिवली ब्लड को देखें तो क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में क्या है, तुम्हारे पास आरबीसी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इन्हीं का हीमोग्लोबिन होता है, तभी हमारे पास पूरा ब्लड हमें कैसा दिखता है? हमारा रेड दिखता है। ठीक है, तो इसका कलर रेड रहता है, किस पिगमेंट की वजह से? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम शेप की बात करें कि आरबीसी जो कार्पसल होता है, ये जो सेल होता है, इसकी शेप कैसी होती है? तो भाई इसकी शेप जो होती है ये रहती है तुम्हारे पास बाइकनकेव। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप होती है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसी के बारे में, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा कि जो आरबीसीज हैं, ठीक है, इनको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, इनको कार्पसल्स क्यों कहा है? क्योंकि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एब्सेंट है। ठीक है, एडल्ट मेल और फीमेल में कितना पाया जाता है और इन एवरेज कितना होता है? कलर क्या रहेगा? किस पिगमेंट की वजह से रहेगा? और शेप की बात की। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, इनकी लाइफ स्पैन के बारे में बात करती हूँ। किसके बारे में? लाइफ स्पैन के बारे में। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, कितने डेज तक सरवाइव कर पाते हैं? तो बेटा इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ठीक है, अगर इनका लाइफ स्पैन 120 डेज होता है तो इसका मतलब क्या कि 120 डेज के बाद ये क्या कर जाते हैं? रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर एक जगह पे जाके क्या करते हैं? रप्चर, जैसे इनका लाइफ स्पैन पूरा होगा, ठीक है, तो ये कहां जाते हैं बेटा? ये जाते हैं हमारी बॉडी के स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में जाके क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से जो स्प्लीन ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, स्प्लीन क्या होता है? ग्रेवयार्ड किसका? आरबीसी का। ग्रेवयार्ड क्या होती है? कबर। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जाके डाई होते हैं, इसी वजह से इनको स्प्लीन को क्या कह दिया जाता है? आरबीसी की ग्रेवयार्ड कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके इस आरबीसी में, ठीक है, तो देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है आरबीसी में। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कि हिली एरियाज में, ठीक है, पहले मुझे एक चीज बता दो कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो बेटा अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो आरबीसी की फॉर्मेशन, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है। ठीक है, और जो आपका बोन मैरो होता है ना, ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक रेड बोन मैरो, एक व्हाइट बोन मैरो। ठीक है, तो स्पेशली अगर पूछा जाए कि आरबीसी कहाँ बन रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या बोलना है? कहाँ बनते हैं, कहाँ फॉर्मेशन होती है उनकी? उनकी फॉर्मेशन होती है बेटा रेड बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ होती है? रेड बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद एक बात सुनो, हमने अक्सर देखा है कि जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं जो हिली एरियाज के होते हैं, ठीक है, तो उनमें आरबीसी का जो काउंट होता है ना, वो हम लोगों से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, कि जो पीपल हिली एरियाज में रहते हैं उनकी बॉडी में आरबीसी का काउंट क्या होता है? नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो सोचो जरा ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ऐसा इसलिए होता है, तुम्हें पता होगा कि जब भी हम क्या करते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, ठीक है, वैसे ही वैसे ऑक्सीजन की क्या होनी शुरू हो जाती है? कमी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ही हम हाइट पर गए, ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी वहां पर, है ना, एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, और हमारी बॉडी को पता चलता है कि हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? हमारी जो किडनी रहती है, ठीक है, तो हमारी किडनी क्या करती है? एक प्रोटीन को स्क्रीट करती है। ठीक है, क्या नाम है उस प्रोटीन का? उस प्रोटीन को बोला जाता है इरिथ्रोपायोटीन। क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपायोटीन। ठीक है, और ये इरिथ्रोपायोटीन प्रोटीन क्या करता है? ज्यादा से ज्यादा आरबीसी की फॉर्मेशन करना बॉडी में
शुरू कर देता है, ठीक है। इसी वजह से हिली एरियाज में जो पीपल रहते हैं उनका आरबीसी काउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीसीज के बारे में, ठीक है, कि अगर हम मैमल्स की बात करें, ठीक है, कि जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने यंग वन को क्या करते हैं, फीड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो मैमल्स में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका आरबीसी सबसे क्या है, लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इन मैमल्स, ठीक है, तुम्हारे पास सबसे लार्जेस्ट आरबीसी किसका होगा, ठीक है। तो मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी तुम्हारा होता है एलिफेंट का। किसका होता है बेटा, एलिफेंट का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक और चीज डिस्कस करवाई थी तुम्हारे पास कि जो तुम्हारे आरबीसी होते हैं ना, इनको तुम रेड ब्लड कार्पस्कल्स बोलते हो, ठीक है। ये जो होते हैं इनमें एक्चुअल में क्या होता है कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है, ठीक है। तो क्या हमारी अर्थ पे पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके भी अंदर आरबीसी होगा, ठीक है, क्या सभी के और आरबीसी में ऐसा ही रहेगा कि सभी के आरबीसी में न्यूक्लियस और तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहेगा? तो बेटा ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपके पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। क्या है कुछ एक्सेप्शन? वो एक्सेप्शन क्या है तुम्हारे पास, कैमल, ठीक है, और लामा, ठीक है। ये तुम्हारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे पास रहते हैं उन सब के आरबीसी में ना ही न्यूक्लियस होगा ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम किसकी बात करेंगे, कुछ इनसे रिलेटेड डिजीज, ठीक है। डिजीज कैसी कि जैसे मैं बता दूं, अगर हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर ये जो आरबीसी है, ठीक है, इनका काउंट अगर इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है बेटा, तब हमें एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। क्या बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हमारे बॉडी में ये आरबीसी जो होंगे, रेड ब्लड कार्पस्कल्स जो होंगे, अगर इनकी क्वांटिटी क्या हो जाए, इनका लेवल डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, तब हमारे पास हमें हो जाता है एनीमिया। क्या हो जाता है, एनीमिया, ठीक है। तो एक बार मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैंने आरबीसी में तुम्हारे साथ क्या क्या चीजें डिस्कस करवाई, ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। मैंने आरबीसी में तुम्हें बताया कि आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं। क्यों इनको तुम क्या कहते हो, कार्पस्कल्स कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया इस आरबीसी में होता क्या है, एक्चुअल में कार्पस्कल क्यों बोला गया है इसको, कि न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, इस वजह से, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल नेम है एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एडल्ट मेल में कितना पाया जाता है, ठीक है, और एक एडल्ट फीमेल में कितने आरबीसीज पाए जाते हैं, ठीक है। वही हम अगर ह्यूमंस की बात करूं कि ह्यूमंस में एवरेज कितने आरबीसीज होंगे, तो कितने होते हैं बेटा, वो 5 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट मैंने कलर की बात की, तो कलर तुम्हारे पास क्या रहता है, आरबीसी का रेड कलर रहता है। किस पिगमेंट की वजह से, हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। शेप कैसी रहती है, बाइकनकेव, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात की तो ये जो आपके पास आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल्स होते हैं, कितने डेज तक सरवाइव करते हैं, ये 120 डेज तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या करते हैं, स्प्लीन है वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। तभी हम अपने स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने फॉर्मेशन की बात की कि आरबीसी बनते कहाँ हैं, तो बेटा इनकी फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, जहां से क्वेश्चन एक्चुअल में बनता भी है, ठीक है, कि इन हिली एरियाज में जो लोग रहेंगे, ठीक है, उनका आरबीसी काउंट ज्यादा किस वजह से होता है, तो बेटा वो किस वजह से होता है, एरिथ्रोपायोटिन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसकी बात की कि मैमल्स में, ठीक है, अगर मैमल्स की बात करूं तो सबसे लार्जेस्ट तुम्हारा जो
ये है आरबीसी, ठीक है, वो किस मैमल में पाया जाता है, तो वो किसका होता है, एलिफेंट का, ठीक है। नेक्स्ट हमने कुछ एक्सेप्शंस की बात की, ठीक है, कि कैमल और लैमा का जो आरबीसी होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की कि अगर आरबीसी का काउंट, ठीक है, बॉडी में आरबीसी का काउंट क्या कर जाए बेटा, इंक्रीज कर जाए, तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, पॉलीसाइथीमिया। और अगर यही आरबीसी का काउंट डिक्रीज कर जाए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, हमें हो जाता है एनीमिया, ठीक है। तो आरबीसी के बाद हम नेक्स्ट किसको डिस्कस करेंगे, डब्ल्यूबीसी को, ठीक है। तो लिखो जरा, ठीक है। तो क्या बोला जाता है डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है, ठीक है। ये कार्पसल्स नहीं है, ये सेल्स है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास डब्ल्यूबीसी रहते हैं, इनका नाम क्या है, इनको बायोलॉजिकली क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है तुम्हारे पास ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी का बायोलॉजिकल नेम क्या है, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, ठीक है, अगर मैं इनके फंक्शन की बात करूं, ठीक है, कि डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या रहेगा, तो बेटा इनका फंक्शन ही कुछ ऐसा है, ठीक है, जिस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को, इसको हम सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, या फिर बॉडी गार्ड ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। मैंने ध्यान से सुनो क्या बोला, कि जो तुम्हारे पास तुम्हारे डब्ल्यूबीसी है, इनका फंक्शन ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी या फिर बॉडी गार्ड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इनका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। सोल्जर्स क्या करते हैं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। बॉडी गार्ड भी क्या करता है, तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है। इसी तरह से तुम्हारी बॉडी के, तुम्हारे ब्लड के ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये भी क्या करते हैं, तुम्हारी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये लोग किनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन करते हैं, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है। ठीक है, तो बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं, क्या बोला जाता है उसको, एंटीजन, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन एंटर करेगा, ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी ही होते हैं जो क्या करते हैं, इन फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट, इन एंटीजन्स के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं और इनको किल करने का काम करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी इम्यूनिटी क्या करे, बनी रहे, ठीक है, हमें कोई भी डिजीज काज ना हो, ठीक है। इसी वजह से हम इनको सोल्जर्स कहते हैं या फिर बॉडी गार्ड ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है, अगर हम इनके शेप की बात करें, ठीक है, तो इनका जो शेप होता है बेटा, वो शेप कैसा होता है, इर्रेगुलर शेप। कैसा शेप होगा, इर्रेगुलर शेप होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से जेली होती है, ठीक है, अगर हम उसको नीचे फेंक दें तो वो कोई भी शेप ले लेती है ना, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता उसका, ठीक है। सेम आपके पास जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, इनका भी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। कैसे होते हैं, ये इर्रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें, ठीक है, तो इनका जो लाइफ स्पैन रहता है दैट इज अप टू 15 डेज, ठीक है। तो सेम आरबीसी की तरह ये भी कहीं ना कहीं जाके क्या करते होंगे, डेड होते होंगे, है ना, टूटते होंगे। तो कहा जाते हैं ये, इनकी ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, लीवर, ठीक है। आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये कहां जाके डाई होते हैं, कहां जाके टूटते हैं, लीवर में जाके क्या करते हैं, ये डाई होते हैं, ठीक है, ये टूटते हैं। लीवर को क्या बोला जाता है, डब्ल्यूबीसी की ग्रेवयार्ड बोला जाता है, ठीक है।
तो बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में डब्ल्यूबीसीज कहाँ बनते हैं, ठीक है, तो जैसे कि आपको बताया ही गया था जब मैंने ब्लड पढ़ाया था ना कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम्हारा सारा ही ब्लड कहाँ बन रहा है, लीवर में बन रहा है ना। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर ब्लड ही पूरा आपका लीवर में फॉर्म हो रहा है तो उसमें ब्लड में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं जैसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी है ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सारे ही कहाँ फॉर्म होते होंगे, लीवर में फॉर्म होते होंगे, ठीक है। तो लिख लो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इन एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है, आपके जो डब्ल्यूबीसी है कहाँ फॉर्म होते हैं, ये तुम्हारे फॉर्म होते हैं लीवर में। कहाँ बनते हैं बेटा, ये लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, देखो अगर बच्चा मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो जो डब्ल्यूबीसी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये आपके पास एक तरह के नहीं होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो लिखो जरा आपके पास कौन कौन से डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। लिखो जरा, ठीक है। तुम्हारे पास टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो सबसे पहले कौन से सेल्स आते हैं तुम्हारे पास, कौन से वाले डब्ल्यूबीसी आते हैं, ओजिनोफिल, क्या बोला जाता है, ओजिनोफिल, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास आते हैं बेजोफिल, ठीक है, इजिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, तुम्हारे मोनोसाइट और तुम्हारे लिम्फोसाइट, ठीक है। ध्यान से सुन लो, ध्यान से, ठीक है, कि आपके पास जो आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं ये एक तरह के नहीं होते, ये बहुत सारे टाइप्स के, ठीक है। कौन कौन सी टाइप के होते हैं, एजिनोफिल, बेजोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो एजिनोफिल और बेजोफिल होते हैं, ठीक है, ये बेटा तुम्हें फर्स्ट लेवल की प्रोटेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं न्यूट्रोफिल की बात करूं तो ये तुम्हें सेकंड लेवल की प्रोटेक्शन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं मोनो और लिम्फोसाइट की बात करूं तो ये लोग तुम्हें थर्ड लेवल की प्रोटेक्शन क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल क्या चीज है, ठीक है। देखो पीछे मैंने तुम्हें एक फंक्शन बताया डब्ल्यूबीसी का, क्या फंक्शन बताया कि तुम्हारी बॉडी में जब भी फॉरेन पार्टिकल क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, जब भी कोई एंटीजन क्या करेगा बॉडी में एंटर करेगा तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी फाइट करते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारी बॉडी में जो एंटर करना है ना जिस चीज ने, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी में डस्ट पार्टिकल्स भी कभी एंटर कर जाते हैं, ठीक है, कभी बैक्टीरिया भी एंटर कर जाता है, कभी वायरस भी एंटर कर जाता है, ठीक है। तो देखो जब भी तुम्हारी बॉडी में कोई नॉन लिविंग, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में कोई नॉन लिविंग पार्टिकल एंटर करेगा, कैसा एंटीजन एंटर करेगा, जो कैसा है, नॉन लिविंग है, ठीक है, तो उनके खिलाफ कौन फाइट करते हैं, एजिनोफिल और बेजोफिल, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में कोई प्योर लिविंग एंटीजन एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट कौन फाइट करेंगे, उसके अगेंस्ट करेंगे बेटा न्यूट्रोफिल, ठीक है। और जब हमारी बॉडी में वायरस एंटर करेंगे, ठीक है, जब भी हमारी बॉडी के अंदर वायरस एंटर करेंगे उनके खिलाफ कौन फाइट करेगा, कौन से डब्ल्यूबीसी फाइट करेंगे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। नॉन लिविंग में एग्जांपल लिख लो जिस तरह से तुम्हारे पास होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। वहीं अगर मैं प्योर लिविंग की बात करूं तो प्योर लिविंग का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ठीक है, फंगस हो गई, ठीक है। लिख लो एग्जांपल में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस,
ठीक है। वहीं अगर तुम्हारी बॉडी में कोई वायरस एंटर कर जाता है, ठीक है, देखो वायरस को हम प्योर लिविंग नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ना ही पूरी तरह से लिविंग है और ना ही पूरी तरह से नॉन लिविंग है, ठीक है। वायरस क्या करता है, एक कंप्लीट पैरासाइट है, ठीक है। करता क्या है ये कि जब भी ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करेगा तो ये वायरस खुद भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह, ठीक है। वहीं अगर ये वायरस क्या करे, किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाए, ठीक है, तो ये वायरस किसकी तरह बिहेव करता है, नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसलिए ना ही ये लिविंग में आता है और ना ही ये नॉन लिविंग में आता है, ठीक है। तो इनके साथ डील करने के लिए हमारी बॉडी के पास स्पेशल टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं। कौन कौन से? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करवा देती हूँ, क्यों? क्योंकि यहां से कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। देखो जरा, हमारे पास यहाँ पे मोनोसाइट है, ठीक है, और यहां पे हमारे पास क्या है, लिम्फोसाइट, ठीक है। तो देखो, जब भी हमारी बॉडी में वायरस क्या करता है, एंटर करता है, ठीक है, बॉडी में क्या करेगा, वायरस एंटर करेगा, ठीक है। उसी टाइम हमारे जो मोनोसाइट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। और जैसे ही मोनोसाइट एक्टिवेट होगा, इसको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में क्या एंटर कर गया है, वायरस एंटर कर गया है, तो ये केमिकल को स्क्रीट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। किस केमिकल को? साइटोकिन को, ठीक है। जैसे ही इनको पता चलता है मोनोसाइट्स को कि हमारी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है, तो ये केमिकल स्क्रीट करेंगे, साइटोकिन, और उस केमिकल को किसके पास भेजते हैं बेटा, ये भेजते हैं लिम्फोसाइट के पास। किसके पास भेजते हैं? लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। ये लिम्फोसाइट क्या करता है, उसके बाद जैसे ही इसके पास साइटोकाइन आएगा, और साइटोकाइन आकर इसको क्या बताएगा कि भाई आपकी बॉडी में वायरस एंटर कर चुका है, एंटीजन एंटर कर चुका है, इसके अगेंस्ट क्या बनानी शुरू कर दो, एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वैसे ही ये लिम्फोसाइट्स तुम्हारे क्या करेंगे, एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एंटीबॉडीज बनानी स्टार्ट कर देंगे। और यही एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इन एंटीजेंस को, इन वायरस को आकर क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। समझ आई बात? पक्का? ठीक है। देखो क्या प्रोसेस था, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए ये चीज डिस्कस करवा रही हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना इसको कि मोनोसाइट क्या करता है, जैसे ही बॉडी में वायरस एंटर करेगा, मोनोसाइट क्या करेगा, साइटोकिन को रिलीज करेगा। ये साइटोकिन किसके पास जाएगा, लिम्फोसाइट के पास, ठीक है। और लिम्फोसाइट को जाके बोलेगा कि बेटा आप एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दो, ताकि यही एंटीबॉडीज जाके आगे जाके क्या करती हैं, वायरस को किल करने का काम करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो तुम्हारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है, क्या लिम्फोसाइट सिर्फ एंटीबॉडीज बनाते हैं जैसे ही साइटोकिन इनके पास पहुंचता है? तो ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज तो बनाते ही बनाते हैं, इसी के साथ साथ एक और टाइप के सेल बनाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेमोरी सेल्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा इनका नाम ही क्या है, मेमोरी सेल, इनका नाम ही मेमोरी है, ठीक है। तो यहां से आप क्या समझोगे कि ये जब एक बार हमारी बॉडी में मेमोरी सेल बन गया, ठीक है, ध्यान से सुनना इस प्रोसेस को, कि मान लो कोई एबीसी किसी भी टाइप का ये वायरस है, ठीक है, ये बॉडी में आया, ये पूरा प्रोसेस हुआ, ठीक है, लिम्फोसाइट ने एंटीबॉडीज भी बना दी और मेमोरी सेल्स भी बना दिए, ठीक है। अब अगर बाई चांस हमारी बॉडी में अगेन फिर से इसी टाइप का वायरस कल को क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, उस टाइम ये इतना सारा लंबा सा प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। उस टाइम ना ही हमारा मोनोसाइट एक्टिवेट होगा, ना उसको साइटोकिन रिलीज करने की जरूरत है, ठीक है। उस टाइम डायरेक्टली हमारे मेमोरी सेल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये हमारे लिम्फोसाइट्स को बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास वो जो एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, ठीक है, जो तुमने उस टाइम उस वायरस के लिए बनाई थी, ठीक है, वही वाला वायरस फिर से हमारी बॉडी में क्या कर चुका है, एंटर कर चुका है।
तो ये एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करके बोल देता है कि तुम उन एंटीजेंस को क्या कर दो, किल कर दो, उस वायरस को क्या कर दो, किल कर दो। ठीक है, फंक्शन मालूम पड़ा मेमोरी सेल का। ठीक है, देखो इससे एक क्वेश्चन बना था एक बार कि जो मेमोरी सेल्स तुम्हारे पास होते हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है। ठीक है, तो लिखो जरा, तुम्हारे पास लाइफ स्पैन ऑफ मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो ये जो तुम्हारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन होता है ना, तो बेटा ये होता है लाइफ टाइम। ठीक है, अगर मेरी बॉडी में एक दफा कोई वायरस एंटर कर गया, एक बार मेरी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडीज और मेमोरी सेल्स बना दिए, तो ये जो मेमोरी सेल्स एक बार मेरी बॉडी में बन चुके हैं, ठीक है, ये लाइफ टाइम तक मेरी बॉडी के अंदर क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ टाइम। समझ आई बात, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो ये जो WBCs होते हैं, ठीक है, अगर इनकी मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्या हमें उससे कोई बीमारी लगती है, क्या कोई प्रॉब्लम होती है? तो हाँ जी, अगर ये जो WBC है इनकी मात्रा हमारी बॉडी में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो इससे हमें क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड कैंसर। ठीक है, जिसको हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, ल्यूकीमिया। ठीक है, वहीं अगर हमारी बॉडी में ये जो WBCs हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, अगर ये क्या हो जाए, इनका काउंट कम हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या हो जाता है, देखो WBCs अगर हमारी बॉडी में कम हो गए, इसका मतलब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कैसी होगी, वीक हो गई। ठीक है, अब हमारी बॉडीज में सोल्जर्स इतने ज्यादा नहीं हैं कि वो क्या कर सके, एंटीजन से फाइट कर सके। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज क्या हो सकती हैं, लग सकती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी क्या हो चुकी होती है, वीक हो चुकी होती है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जिनमें WBC की कमी होती है, उनमें अक्सर क्या रहता है कि उनमें क्या रहेगा कि अगर कोई सीजन चेंज हुआ, ठीक है, उनको थोड़ी सी सर्दी या थोड़ी सी गर्मी लगने पर ही क्या हो जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, जुकाम आ जाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में इन लोगों की इम्यूनिटी क्या हो चुकी होती है, वीक। ठीक है, तो कोई भी बीमारी इनको आसानी से क्या कर सकती है, अटैक कर सकती है। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट हम अपने किसकी बात करेंगे, प्लेटलेट्स की बात करेंगे। ठीक है, लिखो, ठीक है, तो देखो क्या इन प्लेटलेट्स का कोई बायोलॉजिकल नेम है? तो हाँ जी, इन प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोला जाता है, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये भी एक किस्म के क्या हैं, ब्लड कार्पसल्स हैं। क्या है, ये भी ब्लड कार्पसल्स ही हैं ये। तो क्या समझते हो आप कार्पसल्स से? कार्पसल्स इस तरह के सेल्स होते हैं जिनमें ना ही न्यूक्लियस रहता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स भी आपकी बॉडी में ऐसे सेल हैं जिनके पास ना न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ना ही न्यूक्लियस है और ना ही बेटा माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ आई बात? ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, ठीक है, कि ये प्लेटलेट्स करते क्या है, तो बच्चा प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाने का। क्या करवाने का, ब्लड क्लॉटिंग करवाने का। ठीक है, बाई चांस जब भी हमें कभी लग जाती है, ठीक है, तो उस जगह से अगर मान लो, ठीक है, सोच लो कि आपको लग गई, ठीक है, और उस जगह से कभी भी आपकी ब्लीडिंग क्या हो, बंद ना हो, ठीक है, तो क्या होगा, विद इन आवर्स ही हमारी बॉडी का सारा ब्लड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी बॉडी से ब्लड ही सारा लॉस हो गया, उसकी तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है,
तो इसलिए ये जो प्लेटलेट्स है ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं कि जब भी आपको कहीं लग जाए तो वहां पे ये क्या करते हैं, उस खून को क्लॉट कर देते हैं, जमा देते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, ठीक है। क्या फंक्शन होता है, ब्लड क्लॉटिंग करवाने का फंक्शन रहता है तुम्हारे प्लेटलेट्स का, ठीक है। वहीं अगर मैं इन प्लेटलेट्स की बात करूं कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो बेटा इनका लाइफ स्पैन होता है 7 डेज का। कितना होता है, 7 डेज। ठीक है, 1 वीक जिसको तुम बोलते हो। कितनी देर जीवित रहते हैं ये, 1 हफ्ते तक, 1 वीक तक, ठीक है। वहीं अगर मैं इनके ग्रेवयार्ड की बात करूं, ठीक है, अगर ये 1 वीक तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ये डाई होते होंगे, ठीक है। तो इनकी ग्रेवयार्ड कहाँ रहती है, इनकी ग्रेवयार्ड रहती है तुम्हारी स्प्लीन में। कहाँ होती है बेटा, स्प्लीन में, ठीक है। तुम्हारे आरबीसी की भी ग्रेवयार्ड कहाँ होती है, स्प्लीन में ही होती है, ठीक है। तुम्हारे डब्ल्यूबीसी की ग्रेवयार्ड कहाँ होती है, लीवर में, ठीक है। अगेन अगर हम पूछें कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में तुम्हारे प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म होते हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे प्लेटलेट्स कहाँ फॉर्म हो रहे हैं, लीवर में हो रहे हैं, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ पे होती है प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है, अगेन मालूम ही होगा तुम्हें, बोन मैरो में, है ना। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये साइज में सबसे छोटे होते हैं, ठीक है। सबसे छोटे सेल्स हमारे ब्लड के कौन से होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो पोर्शन क्या है, देखो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आरबीसी, क्या करते हैं, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल तक लेके जाना। ब्लड क्या करता है, पूरे दिन बॉडी में सर्कुलेट होता है, घूमता है, ठीक है। उसमें स्पेशली हमारे ब्लड के अंदर स्पेशली जो आरबीसीज हैं उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना। किसको कैरी करना, ऑक्सीजन को हर एक सेल तक लेके जाना, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम है प्रोटेक्शन का, तो वो हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचो कि अगर आरबीसी अपना काम परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर ही, डब्ल्यूबीसी अपना काम परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर ही, ठीक है, तो क्या प्लेटलेट्स भी बॉडी के अंदर ही अपना काम परफॉर्म कर रहे होंगे, क्या ये अंदर ही अंदर हमारी ब्लड को क्या करेंगे, क्लॉट कर रहे होंगे। तो भाई अगर ऐसा हो गया कि प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर अगर फंक्शन करने शुरू हो गए, है ना, अंदर ही अंदर ब्लड को क्या करने शुरू हो गए, क्लॉटिंग करवानी शुरू हो गए, फिर तो क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करेगा। ब्लड सर्कुलेट ही नहीं करेगा तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो प्लेटलेट्स को हमारी बॉडी के अंदर ही क्लॉट करने से मना करती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हिपैरिन। क्या बोलते हैं, हिपैरिन। ये हिपैरिन होता क्या है, हिपैरिन तुम्हारे पास एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। क्या होता है, एंटी क्लॉटिंग एजेंट। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से बनता है, ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कौन सा एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, ठीक है। तो बेटा वो कौन सा एंटी क्लॉटिंग एजेंट है, वो है तुम्हारे पास हिपैरिन। क्या है, हिपैरिन, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है इंपॉर्टेंट, कि ये जो हिपैरिन है इसको कौन स्क्रीट करता है, ठीक है। तो तुम्हारा जो हिपैरिन है इसको कौन स्क्रीट करता है, लीवर स्क्रीट करता है तुम्हारे हिपैरिन। कौन स्क्रीट करता है, लीवर, ठीक है। लीवर किसकी फॉर्मेशन करता है, हिपैरिन की, ठीक है। और ये हिपैरिन किस चीज में हेल्प करता है, ये हमारे पास एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट है जो प्लेटलेट्स को, जो हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स अभी प्रेजेंट है उनको अंदर ही अंदर क्लॉटिंग करने से क्या करता है, मना करता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सी चीज देखो, मैंने तुम्हें क्या कहा कि हमारी बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, और लीवर क्या कर रहा है, हिपैरिन को क्या कर रहा है, स्क्रीट कर रहा है ना। और हिपैरिन की वजह से वो प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं, क्लॉटिंग अंदर ही अंदर नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन देखो जब हम अपना ब्लड क्या करते हैं, डोनेट करवाने जाते हैं बाहर, ठीक है, जैसे ही हमने ब्लड क्या करवाया, अपना डोनेट करवाया, आपको बता दूं
2 से 5 मिनट के अंदर ही वो सारा ही ब्लड हमारा क्या हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। ठीक है, समझ आई बात। क्या होगा कि जिस टाइम हमने अपना ब्लड क्या करवाया, डोनेट करवाया, वो हमारा ब्लड 2 से 5 मिनट के अंदर ही सारा क्या कर जाएगा भाई, वहां पे क्लॉट बन जाएंगे। ठीक है, क्यों बन जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब तुम ब्लड डोनेट करवाने जाते हो तो बेटा तुम ब्लड ही सिर्फ डोनेट करवाते हो, लीवर तो ना डोनेट करवा देते हो, है ना। तो हिपैरिन कहाँ बनना है, लीवर में बनना है। ठीक है, तो अब लीवर तो है नहीं, ठीक है, अब तो तुम्हारे पास सिर्फ ब्लड ही ब्लड है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब तो हमारे पास एंटी क्लॉटिंग एजेंट आएगा नहीं। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि उस टाइम यहाँ पे हिपैरिन प्रेजेंट नहीं होता, लीवर प्रेजेंट नहीं है, हिपैरिन नहीं है, तो ब्लड क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, तो हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब भी ब्लड डोनेट करवाते हैं किसी से, ठीक है, तो एक आर्टिफिशियल एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है। ठीक है, यूज्ड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, तो पूछा जाता है एंटी क्लॉटिंग एजेंट का नाम बताओ जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है तुम्हारे पास, वो रहता है सोडियम ऑक्जेलेट और सोडियम सिट्रेट। ठीक है, जैसे ही तुम ब्लड डोनेट करवा के आते हो, विद इन मिनट्स ही डॉक्टर्स क्या करेंगे, उसमें इंजेक्ट कर देंगे या तो सोडियम ऑक्जेलेट को या तो सोडियम सिट्रेट को, ताकि हमारा जो वो ब्लड है वो क्लॉट ना कर जाए, है ना, कि ब्लड में जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ऐसा ना हो वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते और ब्लड को क्या कर दें, क्लॉट करवा दें। ठीक है, समझ आई बात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स, तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, सोडियम ऑक्जेलेट और सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक लास्ट चीज सुन लो कि आपके पास ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, अगर इनकी मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जाए तो क्या होगा और अगर कम हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, देखो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं अगर ये बॉडी में क्या हो जाए बेटा, ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होती है तुम्हें, हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। किसके चांसेस रहते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं अगर प्लेटलेट्स क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, वहीं अगर प्लेटलेट्स की मात्रा तुम्हारी बॉडी में कम होगी, ठीक है, तो क्या होगा वैसे पर्सन को कि अगर बाई चांस उस पर्सन को कभी कहीं कट लग जाता है तो उसका जो ब्लड है वो जल्दी नहीं रुकता है, वो बहुत टाइम लगा के बहुत ज्यादा लॉस होने के बाद ही क्या करता है, रुकता है। ठीक है, तो इनमें क्या होती है, एक्सेस ब्लीडिंग होती है। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, मैं एक बार फिर से डिस्कस करवा देती हूँ, ध्यान से सुनो। ठीक है, ठीक है, तो बेटा आज सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसके बारे में देखा, आज का जो टॉपिक था हमारा था सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात की। ठीक है, आरबीसी में हमने देखा उनका बायोलॉजिकल नेम, कितना पाया जाता है। ठीक है, ह्यूमंस में कितना होता है, 5 मिलियन। ठीक है, कलर की बात की, शेप, लाइफ स्पैन, ग्रेवयार्ड फॉर्मेशन की बात की। ठीक है, और कई बार जो हिली एरियाज होते हैं, कई बार नहीं अक्सर ही जो हिली एरियाज में पीपल रहते हैं उनका आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, किसकी वजह से, इरिथ्रोबायोटिन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस करा कि मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट आरबीसी किसका होगा, तो एलिफेंट का होगा, एक्सेप्शन भी बता दी थी। ठीक है, नेक्स्ट की आरबीसी का काउंट ज्यादा या कम हो जाए तो कौन सी डिजीज तुम्हें लग सकती है। उसके बाद हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कशन करी थी। ठीक है, इनका बायोलॉजिकल नेम होता है ल्यूकोसाइट्स। फंक्शन की बात करें तो इनका होता फंक्शन ये है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, किसी भी एंटीजन से हमारी बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्ट। नेक्स्ट हमने इसके शेप की बात की, लाइफ स्पैन की बात की, ग्रेवयार्ड की बात की और एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ फॉर्म होता है उसकी बात की। ठीक है, नेक्स्ट मैंने एक इंपॉर्टेंट सी चीज बता दी जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछा जाएगा तुम्हें कि भाई कौन सा डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज बनाता है, तो बताओ मुझे कौन सा बनाता है। ठीक है, क्या इजिनोफिल बना रहा था एंटीबॉडीज, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट, नहीं, एंटीबॉडीज कौन बना रहा था, लिम्फोसाइट्स बना रहे थे।
ठीक है, तो तुम्हें मैंने बता दिया किसकी वजह से, ठीक है, कि किस टाइप का एंटीजन आएगा और उसके अगेंस्ट कौन से टाइप के डब्ल्यूबीसी काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है, कहां से, मेमोरी सेल से। ठीक है, कि लाइफ ऑफ मेमोरी सेल कितनी होती है, लाइफ टाइम। ठीक है, प्रोसेस तुम्हें बताया था। उसके बाद अगर इनकी मात्रा ज्यादा या कम हो जाए बॉडी में तो तुम्हें कौन सी डिजीज काज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने प्लेटलेट्स के बारे में बात की थी, इनका बायोलॉजिकल नेम क्या रहता है, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये भी एक तरह के ब्लड कार्पसल्स ही होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स के अंदर भी न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, फंक्शन क्या है इनका, क्लॉटिंग करवाना। ठीक है, लाइफ स्पैन ग्रेवयार्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ बनते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन की बात की। और एंटी क्लॉटिंग एजेंट, हमारी बॉडी में कौन सा एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जाता है, हिपैरिन। ठीक है, उसको कौन स्क्रीट करता है, लीवर स्क्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसकी बात की, कि जब भी हम अपने ब्लड क्या करते हैं, डोनेट करवाने जाते हैं, तो क्योंकि उस टाइम लीवर तो है नहीं, ब्लड डोनेट करवा दिया। ठीक है, तो उस टाइम उसमें एंटी क्लॉटिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो वो 2 से 5 मिनट के अंदर ही क्या कर जाएगा, सारा का सारा क्लॉट कर जाएगा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट या फिर सोडियम सिट्रेट को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि वहां पे क्लॉटिंग ना हो उस ब्लड में। ठीक है, क्लॉटिंग हो जाएगी फिर तो हमारे यूज का रहा ही नहीं ना वो। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया इन्हीं प्लेटलेट्स की मात्रा ज्यादा या कम हो जाए तो तुम्हें कौन सी डिजीज काज हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है। ठीक है, होप सो आपको समझ आई होगी। ठीक है, थैंक यू।